नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज से हेलमेट कानून को सख्ती से लागू करने ड्राइव शुरू की गई। हेलमेट के बगैर घूमते नागरिकों से 500 रुपए जुर्माना वसूले जाने पर पुलिस और नागरिकों के बीच तू-तू मैं। अनलॉक 4 में स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थाएं खोलने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जारी। 21 सितंबर से 9 से 12वीं कक्षा के क्लास को दी गई शर्तीय मंजूरी। एसएसजी अस्पताल में आग लगने की घटना के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। आईसीयू के वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी होने का साफ फुटेज में नजर आया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं कल देर शाम जो बड़ौदा शहर में एक बड़ी घटना घटित हुई उससे। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसएसजी अस्पताल के कोविड वार्ड के अंदर आईसीयू में जो आग लगी थी उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें खास तौर पर देखा और साफ देखा जा सकता है कि वेंटिलेटर में एक छोटे से शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी उससे किस तरह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आइए हम आपसे साझा करते हैं सीसीटीवी फुटेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक गाइडलाइन जारी हुई है। अनलॉक 4 में स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थाओं को 21 सितंबर से खोला जा रहा है, जिसमें अगर स्कूल की बात करें तो खास तौर पे 9 से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोली जा रही है और इसमें कई सारे दिशा निर्देशों का पालन छात्रों को भी करना होगा और स्कूल संचालकों को भी करना होगा। अनलॉक 4 में स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी में 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए बच्चों के पेरेंट्स की लिखित इजाजत जरूरी होगी। गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से स्कूल और उच्च शिक्षा के संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। एसओपी में निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल, उच्च शिक्षा भवन और कौशल संस्थानों को खोलने पूर्व उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। हालांकि ये स्वैच्छिक होगा, यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वो स्कूल आना चाहते हैं या नहीं। जिन स्कूल या संस्थानों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे उसे पूरी तरह संक्रमण रहित करना होगा, जबकि कक्षाओं में कुर्सियां या बेंच 6 फीट की दूरी पर लगाई जाएगी। शिक्षक और छात्रों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। संस्था के प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर के इंतजामात करने होंगे, जबकि आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने और थूकने को निषेध करने सहित सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन के छात्र, शिक्षक या कर्मी स्कूल नहीं जा पाएंगे। स्कूल को खोलने से पहले सैनिटाइजेशन जरूरी होगा, जबकि छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी रहे ऐसी बैठक व्यवस्था करनी होगी। असेंबली या खेलकूद के लिए इकट्ठा होने की मनाही है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा होगा। तो इन दिशा निर्देशों के साथ 21 सितंबर से कुछ कक्षाओं की स्कूली गतिविधियां शुरू हो सकती है।
मध्य गुजरात की सबसे बड़े अस्पताल एसएसजी के कोरोना वार्ड के आईसीयू में कल देर शाम आग लगने की घटना हुई, जिसके बारे में आज एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट रंजन अय्यर ने बीआरजी न्यूज से खास बातचीत की थी। पर इसमें यह साफ नहीं हुआ है कि जिस वेंटिलेटर में यह शॉर्ट सर्किट से आग लगी वो धमन वेंटिलेटर था या फिर कोई और। आइए सुनते हैं एसएसजी सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा। मध्य गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल एसएसजी की कोविड बिल्डिंग में कल देर शाम आग लगने की घटना हुई थी। आईसीयू 1 के वेंटिलेटर में स्पार्क और शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। कोरोना का इलाज ले रहे मरीजों में आग से अफरा तफरी का माहौल बना था, पर एसएसजी हॉस्पिटल की क्विक रिस्पांस टीम और दमकल विभाग की मुस्तैदी से सभी मरीजों को सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया था। अभी कुछ ही दिनों पहले एसएसजी अस्पताल के कोरोना हॉस्पिटल बिल्डिंग में ऐसी ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी, जिसका फायदा होता नजर आया। एसएसजी के सुपरिटेंडेंट रंजन अय्यर की ओर से आज मीडिया को पूरी जानकारी दी गई। इस पूरी घटना में वेंटिलेटर जिसमें आग लगी थी वो हाल ही में एसएसजी अस्पताल में लाए गए थे और शायद वो धमन वेंटिलेटर में आग लगी होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, धमन वेंटिलेटर के निर्माण और कार्यक्षमता पे पहले ही विवाद हुआ था। तब एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने वेंटिलेटर धमन था या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की है। कोविड डेसिग्नेटेड હોસ્પિટલ જે અમારી છે એમાં પહેલા માળે બીજા માળે આઈસીયુ છે। આઈસીયુ એટલે ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ। બિલકુલ સર। પહેલા માળના આઈસીયુ ને આઈસીયુ 1, આઈસીયુ 2 અને આઈસીયુ 3 એવા ત્રણ અલગ અલગ સંકલિત યુનિટ છે। એમાં આઈસીયુ 1 ની અંદર આ ઘટના ગઈકાલે સાંજે બની છે। અત્યારે કેવું મુશ્કેલ છે એટલા માટે કેમ કે આગના કારણે સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ ગયેલું છે। એમાં સ્પાર્ક થયો, નાનો વિસ્ફોટ થયો અને પછી ધુમાડો નીકળ્યો। પ્રાઇમરી રિસ્પોન્સ રૂપે લાઇટ બંધ કરવામાં આવી, એ જે ધુમાડા નીકળતા હતા ત્યાં આગનું શમન કરવામાં આવ્યું। આઈસીયુમાં સારવાર હેઠળ બધા દર્દીઓને ઇવેક્યુએટ કરવામાં આવ્યા। એ અમારી પ્રાયોરિટી 1, 2, 3 હતી। નસીબ જોગે ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમના ત્વરિત પગલાં ભરવાથી કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। કોઈ દર્દીની તબિયતમાં પણ કંઈ એવી કંઈ દુરસ્ત થઈ ગઈ કે બગડી ગઈ એવી કોઈ ઘટના બની નથી। સાહેબ, મહિના પહેલાં રાજકોટથી દમણ ઉતારવામાં આવેલું તેને લઈને તો નથી ને ખાસ કરી? ના, અત્યારે હું એ કશું કહી ન શકું। મારી પાસે ઘણા બધા પ્રકારના વેન્ટિલેટર્સ છે। આગ એટલે વેન્ટિલેટરમાં જ લાગી છે સર? આગ વેન્ટિલેટરમાં લાગી છે। राज्य में आज से हेलमेट कानून को सख्ती से लागू करने की ड्राइव शुरू की गई, जिसमें बड़ौदा शहर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से हेलमेट के बगैर वाहन चला रहे लोगों के पास से 500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया, जिसके सामने कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस और नागरिकों के बीच तू मैमे के भी दृश्य सामने आए। राज्य में हेलमेट के कानून का सख्ती से अमल करवाने गुजरात पुलिस की ओर से ड्राइव शुरू की गई है, जिसमें 2 पहिया वाहन पे हेलमेट नहीं पहनने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ौदा में भी आज ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना हेलमेट घूमते नागरिकों को रोका गया था और उनके पास से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया था। तब कई जगहों पर वाहन चालक और पुलिस के बीच तू में भी हुई, जिसमें नागरिकों ने आज से हेलमेट के कानून का सख्ती से अमल होने की बात से अनजान होने की दलील दी। કોઈ પેપરમાં બી આપ્યું નથી તો બી પેપરમાં બી તો મારી પાસે એકચ્યુઅલી હું હેલ્મેટ યુઝ કરું જ છું, પણ આજે કોઈ પેપરમાં બી આપ્યું નથી। અત્યારે બધી પબ્લિક હેલ્મેટ વગર જ મોટા ફરે છે। કેટલા રૂપિયાનો દંડ ઉઘરાવવામાં? 500 રૂપિયામાં મને કીધા છે। જો આપણે જાણ હોત તો આપણે હેલ્મેટ સાહેબ હું રોજ યુઝ કરું જ છું સાહેબ। कोरोना काल में मास्क के बगैर भी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, तब अब हेलमेट के बिना भी जुर्माना भरने पर आम जनता सरकार से कुछ खफा होती नजर आ रही है।
अब देखना यही है कि हेलमेट ड्राइव का सख्ती से अमल कितने दिन या फिर कितने महीने चलता है। સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ આજરોજ નર્સિંગ હોમ ખાતે જે વાહન ચાલકો હેલ્મેટ નહીં પહેરેલો હોય એનું સ્થળ ઉપર 500 રૂપિયા દંડ કરવામાં આવે છે। વાહન ચાલક પાસે ગાડીના કાગળો હોવો જોઈએ, બરાબર, લાયસન્સ હોવું જોઈએ, ના હોય તો એમને બી દંડ કરવામાં આવે છે। ડ્રાઈવ તો કાયમ ચાલવાની નહીં હોય, સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ છે। देश समेत बड़ौदा शहर में अनलॉक का चौथा चरण चल रहा है, जिसमें काफी रियायतों के चलते कोरोना संक्रमण के केस में भी बढ़ोतरी हुई है। बात करें बड़ौदा शहर के नर्मदा भवन की तो वहां पे चल रहे जन सेवा केंद्र के कर्मियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके चलते जन सेवा केंद्र को शुक्रवार तक बंद किया गया है। नर्मदा भवन में चल रहे जन सेवा केंद्र पे एक बार फिर कोरोना का साया मंडराया है। जन सेवा केंद्र के कर्मियों के कोरोना रिपोर्ट करवाए गए थे, जिनमें से कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे एहतियातन के तौर पर शुक्रवार तक जन सेवा केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अब आम जनता को शुक्रवार तक नहीं मिल पाएगा। गरीब परिवारों के सरकारी कामकाज और कागजी कार्यवाही करने की एकमात्र जगह जन सेवा केंद्र है। तब कोरोना के प्रकोप से शुक्रवार तक जन सेवा केंद्र का कामकाज स्थगित कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। एक और कोरोना संक्रमण का खतरा, दूसरी ओर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना, और साथ में अब अगर हेलमेट नहीं पहने तो भी जुर्माना, जिसके सामने सामाजिक कार्यकर्ता ने आज विरोध किया। और वो भी कैसा विरोध, अनोखे तरीके से विरोध किया, जिसमें उन्होंने स्मशान गृह में जाके पीपीई किट, मास्क और हेलमेट पहनकर लकड़ी की चिता पर लेटकर सरकार के सामने नारेबाजी की। राज्य में हेलमेट के कानून को फिर से सख्ती से लागू करने की पहल आज से की गई, जिसमें हेलमेट बगैर के वाहन चालकों को सीधा 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिसका अनोखे तरीके से विरोध आज सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से किया गया। पीपीई किट, मास्क और हेलमेट पहनकर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची खासवाड़ी स्मशान पहुंचे और लकड़ी की चिता पर लेट गए। इस विरोध के पीछे उनका मकसद सरकार को बताना था कि कोरोना महामारी एक और लोगों की जान ले रही है, दूसरी ओर आम जनता आर्थिक बदहाली झेल रही है। तब हेलमेट का जुर्माना डालने से गरीब जनता अब सीधी स्मशान पहुंचेगी, और अगर हेलमेट कानून लाना ही है तो फिर इसे सख्ती से अमलवारी होनी चाहिए, ना कि इसमें ढील होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता का आरोप है कि सरकार तिजोरी भरने कानून लाती है, फिर थोड़े समय में उसी कानून की धज्जियां सरेआम उड़ती है। तब कोरोना काल में सरकार आम जनता के बारे में कुछ सोचे, ये जताने सामाजिक कार्यकर्ता ने अनोखी रीत अपनाई थी। આજે કાયદો નવો લાવવામાં આવ્યો છે કે 20 તારીખ સુધી હેલ્મેટ ફરજિયાત પહેરવાનું છે, નહીં પહેરવામાં આવે તો 500 રૂપિયાનો દંડ છે। અમારે
આ સરકારને વિનંતી છે કે હાલમાં કોરોના કાળ છે, કોરોના કાળની અંદર લોકો પાસે નોકરીઓ નથી, લોકો બેરોજગાર થઈ ગયા છે, ત્યારે આ કાયદાને ન લાવવો જોઈએ. સાથે ગુજરાત સરકાર પાસે અનેક જાતના મુદ્દાઓ છે, મોંઘવારી, બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર, આ મુદ્દાને લેવા જોઈએ. મોંઘું શિક્ષણ, આવા તમામ મુદ્દાઓ છે એને લેવા જોઈએ. સાથે કહી શકાય કે ગુજરાતના તમામ રોડ રસ્તા જે છે તૂટી ગયેલા છે, ખાડા પડેલા છે, એ રોડ રસ્તા બનાવવા જોઈએ. પરંતુ સામે ગુજરાત સરકાર આ કામ નહીં કરીને ફક્ત જનતાના ખિસ્સા કઈ રીતે હળવા કરવા તેવા પ્રયત્ન કર્યા છે. અમારે સરકારને વિનંતી છે કે આ કાયદાને લાવવો તો રેગ્યુલર લાવે, નહીં તો આ કાયદાને રદ કરે તેવી અમારી માંગ છે. अब खबरों में बात करते हैं केवड़िया की खबर की, जहां पर नर्मदा निगम समेत वहां पे जितनी भी सरकारी कचेरियां हैं उन सभी कर्मियों का आज कोरोना टेस्ट करवाया गया था. करीबन 2602 कर्मियों का आज कोरोना टेस्ट हुआ और इस पहल के जरिए केवड़िया को कोरोना फ्री जोन बनाने की कार्यवाही की गई. नर्मदा निगम और SVPRET के संयुक्त प्रयास से केवड़िया में फर्ज पे तैनात 2602 कर्मियों का आज कोविड-19 टेस्ट करवाया गया. कोरोना फ्री नर्मदा जिला करने की ये पहल थी. इसमें खुद जिला कलेक्टर मनोज कोठारी समेत जिला के विभिन्न सरकारी विभागों के ओहदों के आला अधिकारियों ने भी कोरोना टेस्ट करवाए थे. केवड़िया कॉलोनी के 10 अलग अलग केंद्रों पे 2602 कर्मियों का RT-PCR टेस्ट किया गया. केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर सरदार सरोवर निगम के कर्मी, वन विभाग के कर्मी और L&T टनल के कर्मी समेत सभी की कोरोना जांच की गई. स्वास्थ्य विभाग की 12 टीमों का गठन हुआ था, जिसमें से 50 से ज़्यादा टीमों ने टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया की थी. इसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मी जो आम जनता से रूबरू हो रहे हैं उनसे किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा न हो, ये था. इन फ्यूचर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ओपन करने की वजह से टूरिस्ट भी आएंगे और अक्टूबर के एंड में PM साहब के आने की भी संभावना है. तो यहाँ जो काम करते हैं वो कर्मचारियों या एजेंसी के द्वारा उसका कि कोविड का संक्रमण न हो, इसकी प्रिकॉशंस के लिए ये किए जा रहे हैं. जिला ग्राम विकास एजेंसी की दिशा कमेटी की बैठक आज आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सांसद रंजनबेन भट्ट ने की. इस कमेटी की बैठक के अंदर खास तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याण योजनाओं को गांव और शहरी लोगों के जन जन तक पहुंचाने की एक रूपरेखा तैयार की गई. सांसद रंजनबेन भट्ट की अध्यक्षता में जिला ग्राम विकास एजेंसी की दिशा कमेटी की बैठक आज आयोजित हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लोक कल्याण योजनाओं का लाभ सभी को मिले, इस पर चर्चा की गई. इन दिनों भारी बारिश से किसानों के खेत उत्पादों को नुकसान हुआ है. तब ऐसे किसानों के नुकसान का जरूरी इंस्पेक्शन किया जाए और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना से ऐसे किसानों को मुआवजा दिया जाए और इस पूरी योजना पर ठोस तरीके से काम किया जाए. साथ ही में शहरी विस्तार में भी राज्य सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, उसके लिए ठोस ढांचा तैयार करने की बात इस मीटिंग में हुई थी. इस बैठक में जिला कलेक्टर समेत विधायक और जिला विकास अधिकारी के साथ वुडा के आला अधिकारी मौजूद रहे थे. आम जनता और सरकार के बीच सेतु के रूप में काम के जरिए सभी अधिकारियों को नागरिकों तक उनके लाभ पहुंचाने कार्यवाही करने की एक रूपरेखा इसमें तैयार की गई. આજની મિટિંગ કોરોના હોવાના કારણે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય લોકો અમે અહીંયા બેઠા હતા અને જે તે વિભાગ એટલે કે પાદરાથી પણ ધારાસભ્ય જશપાલસિંહજી જોડાયા હતા, ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ અહીંયા જ હતા, સાવલીના ધારાસભ્ય કેતનભાઈ પણ પોતે હતા, તો સયાજીગંજ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય આદરણીય જીતુભાઈ પણ ઉપસ્થિત હતા. છોટાઉદેપુરના સાંસદ ગીતાબેન, જેમને પાદરા અને ડભોઈ લાગે તો એ પણ પોતે અહીંયા ઉપસ્થિત હતા. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હિલાબેન પણ ઉપસ્થિત હતા અને દરેક લોકોએ પોતે અને કોર્પોરેશનમાંથી પણ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી કમિશનર સુધીરભાઈ અને એની ટીમ કોર્પોરેશનમાં બેસીને તે લોકોએ આ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે. મોટેભાગે ધારાસભ્યશ્રીની રજૂઆત હતી કે જે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે એમાં જે લાભાર્થીને પહેલાં લાભ અપાઈ ગયો છે એમ કરીને જે મકાન મળતા નથી, તો એ આગળનું ખોટી રીતના સર્વે થયું હોય અને પછી એ લાભાર્થીને ખરેખર એ મકાન મળ્યું જ નથી કે એના પૈસા પણ નથી મળ્યા, તો એનો ફરીથી સર્વે થાય
અને એવા કેટલા લાભાર્થી છે કે જેને પૈસા મળ્યા નથી અને છતાં એવું બોલાય છે કે એમને એનો લાભ મળ્યો છે અને એ મકાનથી વંચિત છે. તો એવા લોકોને બધાને મકાન મળે પ્રધાનમંત્રી શ્રી આવાસ યોજના હેઠળ. તો એ એક રજૂઆત હતી. ઓરિજિનલ લાભાર્થીઓ જે 0 થી 20ની અંદર જે બીપીએલ યાદી તૈયાર થઈ છે એ બીપીએલ યાદીની અંદર ઘણા ખરા સાચા લાભાર્થીઓ જે રહી ગયા છે ને એમને લાભ નથી મળતો, એના માટેની અમારી રજૂઆત હતી. હું ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ અને જસપાલસિંહ, અમે ગ્રામ્ય વિસ્તારના ધારાસભ્ય ભેગા થઈને આ રજૂઆત કરી. સાથે સાથે ખેડૂતોને આ વખતે પડેલું નુકસાન, વધુ વરસાદને કારણે તુવેરનો પાક ટોટલ ખલાસ થઈ ગયો છે, તો એનો મેક્ઝિમમ ખેડૂતોને લાભ મળે ને કોઈ ખેડૂત આ સર્વેની અંદર રહી ના જાય એના માટે ખેતીવાડી અધિકારીને કડકમાં કડક સૂચના આપવા માટેની અમારી રજૂઆત હતી. આજે દિશા કમિટીની મિટિંગ હતી, એમાં વિવિધ પ્રશ્નો પર ચર્ચા થઈ. સરકારની જે યોજનાઓ છે એ યોજનાનો અમલ થાય અને એ યોજનાઓ છેક છેલ્લા સ્તરના લોકો સુધી પહોંચે એ બાબતની રજૂઆતો થઈ. સાથે વડોદરા શહેરના સ્માર્ટ સિટીના પ્રોજેક્ટો બાબત છતાં જે પીપીપી મોડેલથી કામો ચાલી રહ્યા છે એની પણ ચર્ચા થઈ. સહકારનગરનો જે પ્રોજેક્ટ છે એમાં કોન્ટ્રાક્ટરને બદલે કોર્પોરેશન દ્વારા જે ભાડાના પૈસા ચૂકવવામાં આવે છે, લોકોના પ્રજાના વેરાના પૈસા એ કોર્પોરેશન ભાડા માટે ચૂકવે છે, એ બાબતની પણ ચર્ચા કરી છે. शहर के छाणी विस्तार के ओमकार रेसिडेंसी के निवासी आज स्थानिक बिजली ऑफिस पहुंचे. मामला था कि सिर्फ इसी रेसिडेंसी में बीते कई दिनों से कई घंटों तक बिजली गुल रहती है, जिसके सामने आज बिजली कचेरी कार्यालय पे स्थानिक निवासियों ने बिजली की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया. ये छाणी के ओमकार रेसिडेंसी के निवासी है जो स्थानिक बिजली कचेरी पे हल्ला बोल करने पहुंचे. मामला बिजली से जुड़ा था. रहीशों का आरोप है कि इस रेसिडेंसी में बीते कई दिनों से बिजली की परेशानी है. घंटों तक सिर्फ इसी रेसिडेंसी के बिजली हर रोज चली जाती है. અમારા ત્યાં એટલી બધી લાઇટો જાય છે કે એની કોઈ વાત ના પૂછો. રવિવારના દિવસે તો સવારથી લાઇટો નથી હોતી અને દિવસમાં 3 થી 4 વાર તો લાઇટ જાય જ છે. કાલે 3 દિવસથી અમે એટલા હેરાન થઈએ છીએ કે અમે કાલે રાત્રે 12 વાગે અહીંયા જીબીમાં આવ્યા ત્યારે અમને કોઈ જવાબ જ ના આપ્યો. 2 વાગ્યા સુધી અમે લોકો અહીંયા રહ્યા પણ અમને કોઈ જવાબ ના આપ્યો કે કોઈ અધિકારી બહાર બી ના આવ્યા. હવે અમારે કરવાનું શું? અને રોજ લાઇટો જાય છે. અત્યારે અમારા છોકરાઓનું ઓનલાઈન ભણવાનું ચાલે છે. ચાર્જ વગર શું કરવાનું? ચાર્જ મોબાઈલમાં નથી होता, સ્કૂલમાંથી મેસેજો આવે છે, તો અમારે કરવાનું શું? जबकि इतवार को तो पूरे दिन बिजली गुल रहती है. तब छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर आम जीवन बिजली के बगैर प्रभावित हो रहा है. तब आज ये निवासी बड़ी तादाद में स्थानिक बिजली कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली की मांग के साथ नारेबाजी की. अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है. અમે ઓમકારા સોસાયટી છાણી રોડ રામાકાકાની ડેરી સામે રહીએ છીએ. છેલ્લા 5 વર્ષથી સોસાયટી ચાલુ થઈ છે ત્યારથી અમારે આ લાઇટની સમસ્યા છે. 24 કલાકમાં ઓછામાં ઓછી 12 થી 15 વાર લાઇટ જાય છે અને આવે છે. આના માટે ઘણીવાર અમે પર્સનલી રજૂઆત કરી, ઓન પેપર ઓનલાઈન રજૂઆત કરી, એનું કોઈ સોલ્યુશન આજ સુધી આવતું નથી. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे. राज्य में आज से हेलमेट कानून को सख्ती से लागू करने ड्राइव शुरू की गई. हेलमेट के बगैर घूमते नागरिकों से 500 रुपए जुर्माना वसूले जाने पर पुलिस और नागरिकों के बीच तू-तू मैं. अनलॉक 4 में स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थाएं खोलने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जारी. 21 सितंबर से 9 से 12वीं कक्षा के क्लास को दी गई शर्तीय मंजूरी.
एसएसजी अस्पताल में आग लगने की घटना के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। आईसीयू के वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी होने का साफ साफ फुटेज में नजर आया। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।